आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। झील कंपनी का मुख्य प्लांट 20 हेक्टेयर जमीन पर रतलाम में ही लगेगा। नकारात्मक तत्व रतलाम की छवि बिगाड़ने में लगे हैं। अगले महीने टेंडर जारी होंगे। उक्त बात शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए कही। विधायक काश्यप ने कहा कि जेएस के आंदोलन में भी विधायक पर आरोप लगे थे। किससे क्या संबंध है सब समझ रहे हैं, लेकिन नकारात्मक लोग रतलाम की छवि बिगाड़ने में लगे हैं। एक सवाल के जवाब में विधायक श्री काश्यप ने कहा कि हम विकास के लिए कटिबद्ध हैं। गोल्ड कॉम्प्लेक्स और अस्पताल का निर्माण अगले महीने से एक साथ शुरू होगा। डीपीआर बन गई है। सुभाष नगर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के बंद पड़े काम को लेकर उन्होंने कहा, रेलवे का अपना काम चल रहा है। निर्माण में 9 करोड़ अतिरिक्त राशि लगनी है, जिसकी राज्य सरकार जल्द स्वीकृति भेज रही है। उम्मीद है मानसून के पहले ही सुभाष नगर ओवरब्रिज को हम चालू कर लेंगे। गोल्ड कॉम्प्लेक्स में 550 दुकान बननी है। गोल्ड कॉम्प्लेक्स की यह भव्य इमारत देश में पहली होगी। उन्होंने कहा, निवेश क्षेत्र की भी डीपीआर बन रही है। विधायक चैतन्य काश्यप ने सरकार के बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि अगले भविष्य की चिंता बजट में की गई है। 40 लाख करोड़ का बजट लोक कल्याणकारी बजट है, विकास का बजट है, जिसमें देश को क्या चाहिए, आने वाले समय की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। यह अमृतकाल का बजट स्वर्णिम भारत बजट है, जो दिशा और दशा बदलेगी। विकास के लिए सरकार कर क्षेत्र में प्रतिबद्ध है। पीएम आवास, कृषि, रोजगार, बिजली, रेलवे, महिला वर्ग, युवाओं सहित हर क्षेत्र के लिए भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए बजट दिया गया है। यह विकास निवेश क्षेत्र को तैयार करना है। अब जैसे डीपीआर उसकी तैयार होगी, उसके बाद अब टेंडर अगले माह में लगेंगे और उसके बाद में इसकी जमीन अलॉटमेंट का कार्य, जब तक विकास कार्य प्रारंभ नहीं हो तो रेरा के साथ अनुबंध होने के बाद इसका अलॉटमेंट दिया जाएगा। झील वालों ने एप्लीकेशन दे रखी है और उन्हें रतलाम में 20 हेक्टेयर जमीन देने का एनपीआईडीसी ने लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया है। और झील वालों का यह उनको 1 दिसंबर तक एक कोई पर्टिकुलर उनका एग्रीमेंट था, यूनिट चालू करना था, परंतु मुख्य यूनिट उनका वो रतलाम में लगाएंगे। वो प्रोजेक्ट रतलाम से कहीं नहीं गया है। ये जो चर्चा चला रहे हैं, ये रतलाम के वही तत्व हैं जो इस निवेश क्षेत्र के खिलाफ आंदोलनों को हवा दे रहे हैं और एक रतलाम की नकारात्मक छवि बढ़ाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। झील कंपनी के मालिकों से मेरी अभी भी बात हुई है। उनका जो मुख्य प्लांट है वह रतलाम में ही लगेगा और उनको 20 हेक्टेयर 100 बीघा जो 20 हेक्टेयर जमीन का लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो चुका है। परंतु जब तक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर विकास, जैसा अपने अल्कोहल प्लांट का विकास हो रहा है, तो जब तक सड़कें, पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं हो, यह पूरा एक संपूर्ण निवेश क्षेत्र है, इसमें हम टुकड़े में जमीनें नहीं दे सकते हैं। तो उसका एलओआई जारी है और वह रतलाम के अंदर झील का प्लांट लगेगा। और झील जैसे 500 प्लांट लाना है, यह तो अभी शुरुआत है। इस तरीके के कम से कम तो जब तक 8 लेन एक्सप्रेस वे चालू होगा, उसके बाद ही निवेश क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप आगे बढ़ेगा। इसके पहले इसका मार्केटिंग भी संभव नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी लाभ होने की स्थिति 8 लेन एक्सप्रेस वे के बाद बनेगी। झील का यूनिट टेक उसका अभी उनको तत्काल में कार्य करना था, तो वह जमीन पर प्रारंभ करा है और यह निश्चित रूप से अगले माह के अंदर निवेश क्षेत्र के टेंडर जारी होंगे और इसकी एक डीपीआर तैयार हो चुकी है। तो रतलाम के निवेश में इसके कोई संभावना है, कोई इसके नकारात्मक कोई प्रभाव नहीं है। और अनावश्यक रूप से, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो रतलाम के अंदर, क्योंकि जो जेएस का आंदोलन हुआ था उसके अंदर भी सरकार से ज्यादा विधायक के ऊपर आरोप लगे थे। तो उसमें कोई मेरा उद्योग वहां पे रतलाम में लगना भी हो तो उद्योग से लाभ ही होना, मेरा तो कोई लगना भी नहीं है। मैं तो उद्योग में, हमारा ऑलरेडी उद्योग वहां पर है और कोई ऐसा मैं स्वयं पूरे बोर्ड से रिजाइन भी दे चुका हूँ। तो इस तरीके की नकारात्मक बातों को बहुत तेजी से फैलाना कि यह उद्योग चला गया, यहाँ एक उद्योग में 500 आने हैं और झील वालों को लेटर ऑफ इंटेंट दिया जा चुका है। वो उद्योग यहाँ आएगा और निवेश क्षेत्र अपने समय सीमा में 8 लेन एक्सप्रेस वे के साथ में हम इसको पूरे देश और दुनिया के नक्शे पे लाएंगे। और उसी के साथ उसका, क्योंकि वो 1500 हेक्टेयर जमीन का पूरा प्रकल्प है, उसमें 20 हेक्टेयर जमीन झील वालों को दी गई है। इसके अलावा कलकत्ता के इस बार का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें कई जगह के उद्योगपतियों ने इसमें रुचि दिखाई है।
विधायक चैतन्य काश्यप की प्रेस वार्ता के कुछ देर बाद पूर्व विधायक कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने पलटवार करते हुए कहा, नगर विधायक चैतन्य काश्यप द्वारा जुलाई में 50 हेक्टेयर जमीन देने का आश्वासन पूरा न करने से नाराज रेनवियर बनाने वाली कंपनी झील ने रतलाम की जगह बदनावर में यूनिट खोल दी। कंपनी के मालिक दीनबंधु त्रिवेदी ने बदनावर में अपने उद्बोधन में रतलाम में यूनिट खोलने का कोई जिक्र तक नहीं किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तथा पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने जारी बयान में कहा कि विधायक चैतन्य काश्यप लगातार झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मुझे तो माननीय विधायक जी के बयान पर थोड़ी हंसी आती है कि अब वो कह रहे हैं कि मुख्य यूनिट खुलेगी बदनावर में। कल यूनिट खुलने का पूरा भाषण अभी वीडियो पे देखा, वहाँ के सारे प्रोग्राम का, और वहाँ के मालिक दीनबंधु का भी भाषण देखा। उन्होंने कहा कि हमारी मेन यूनिट यही खुली है और हम अब कहीं भी यूनिट खोलने वाले नहीं, रतलाम का नाम तक नहीं लिया। अब विधायक जी ने 20 मार्च को बम्बई से एक बयान जारी किया था कि झील कंपनी के डायरेक्टर मेरे से मिले, 50 हेक्टेयर जमीन के लिए 14 मार्च को आवेदन किया, मैं जुलाई में उनको जमीन आवंटित कर दूंगा, और उन्होंने 3-4 जगह देखी है और हम कहीं भी जमीन आवंटित कर देंगे। बराबर ये बयान हुआ। फिर 2 जुलाई को जब वो महापौर का चुनाव हारने की कगार पे थे और बैंक जहाँ जीत रहा था, उस वक्त उन्होंने 2 जुलाई को एक बयान जारी किया, बराबर, कि झील कंपनी के मैनेजर मेरे से मिले, मैनेजिंग डायरेक्टर त्रिवेदी, राकेश त्रिवेदी और जैन और सोनी मेरे से मिले, और उन्होंने कहा कि जुलाई के आखिर तक जमीन आवंटित कर देंगे और काम 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा और 6000 को रोजगार मिलेगा। अब विधायक जी के वर्तमान बयान में जो कहा कि ये मुख्य यूनिट खुलेगी और 20 हेक्टेयर जमीन मांगी, पहले 50 हेक्टेयर जमीन मांगी थी जब यूनिट मुख्य नहीं थी, फिर 20 हेक्टेयर जमीन मांगी जब यूनिट मुख्य हो गई, माने मुख्य हो गई और जमीन कम हो गई। बदनावर में स्मॉल यूनिट है, वो कह रहे हैं उनके हिसाब से, विधायक जी के हिसाब से, और 12,000 को रोजगार। यहाँ मेन यूनिट खुलेगी और 6,000 को रोजगार। तो मेरे को समझ पड़ता कि आखिर विधायक जी कहना क्या चाहते हैं लगातार। और जहाँ असलियत यह है कि विधायक जी ने जुलाई में, जिला प्रशासन ने जुलाई में इनको जमीन देने का वादा किया था। इन्होंने 4 जगह जमीन देखी, इन्होंने अल्कोर प्लांट वाली जमीन भी देखी, इन्होंने उधर डोसी गांव के उधर भी जमीन देखी, इन्होंने करमदी के इधर भी जमीन देखी थी, दिलीप नगर के पास में। कंपनी वाले ने, मेरे इस कंपनी के लोगों से मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कलेक्टर ने कि हम आपको 50 हेक्टेयर जमीन दे देंगे। विधायक जी के कहने पर विधायक जी ने कहा, लेकिन लगातार उनके प्रयास करने के बाद, लगातार आकर कलेक्टर से मिलने के बाद भी, जिला प्रशासन से मिलने, विधायक से मिलने के बाद भी उनको जमीन नहीं मिली, और उससे नाराज होकर, विधायक के आश्वासन के बाद जमीन नहीं मिलने से नाराज होकर इस कंपनी ने बदनावर में अपनी यूनिट खोलने का निर्णय लिया। अब विधायक जी कहते हैं कि 8 लेन पे काम नहीं हो रहा, तो 8 लेन पे काम नहीं हो तो उसके भी जिम्मेदार तो आप हो ना। 8 लेन पे जमीन आवंटित नहीं हुई, वहाँ पे रोड डेवलप नहीं हुई 2 साल में आपकी घोषणा के बाद, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही हो ना। और कंपनी ने कब कहा कि 8 लेन पे काम चाहिए, उसने 96 यूनिट डाले, तो 96 में कोई 8 लेन है क्या? जब वो 96 यूनिट डाल सकता है, 250 करोड़ यूनिट वहाँ डाल सकता है, रोजगार दे सकता है, तो वह करमदी में भी यूनिट डाल सकता था, डोसी गांव में भी यूनिट डाल सकता था, विजयखेड़ी की इधर जमीन में भी यूनिट डाल सकता था। आप जमीन तो देते उसको। तो विधायक जी के व्यवहार से नाराज होकर उसने यूनिट को रतलाम की जगह बदनाम निश्चित किया। तो अब बयान दे रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायक जी झूठ बोलने के ATM हो गए। बात बात पे झूठ बोलते, उनमें एक कागज डालो तो झूठ निकलता, दूसरा कागज डालो तो दूसरा झूठ निकलता, तो झूठ बोलने की मशीन हो गए। विगत कुछ दिनों से शहर सहित समूचे जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। बिगड़ती व्यवस्था को देखकर लगने लगा है कि अपराधियों के सामने पुलिस की कार्यप्रणाली ने अपने घुटने टेक दिए हैं। लिहाजा ऐसे तत्वों को पुलिस या खौफ नहीं है जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर वारदातों को अंजाम देने में नहीं चूकते हैं, और वारदात के बाद फिर पुलिस अपनी कथित सक्रियता बताने सड़क पर नजर आने लगती है। जिले और शहर की निरंतर बिगड़ती रही कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए अब पुलिस कप्तान को ही सड़क पर उतरना पड़ा। कप्तान जब सड़क पर उतरकर आपराधिक तत्वों की पड़ताल करेंगे तो अमले को भी सड़क पर उतरना पड़ा। शहर में शुक्रवार शाम से रात तक का नजारा बदला रहा। माइक 1 यानी पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी सड़क पर अमले के साथ नजर आए। एसपी साहब ने शहर में प्रमुख चौराहों पर लगने वाली भीड़ की खबर तो ली, वहीं अपने हाथों में लठ उठाने में भी देर नहीं की। वाहन चालकों, खासकर नाबालिग बच्चों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी। साहब ने चेतावनी के साथ सबक भी सिखाया और अपने अमले पर जमकर बरसे।
सड़क पर उतरने से पहले एसपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों की दोपहर को पुराने कंट्रोल रूम पर बैठक में सभी को जमकर फटकार लगाते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति दृढ़ करने और आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुखबिर तंत्र को भी दुरुस्त करने के लिए नए सिरे से काम होगा। थाना क्षेत्रों में चीता पार्टी और इसके अलावा सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती और लगातार गश्त बढ़ाई जाएगी। संबंधित स्थानों पर वारदात होने पर चीता और पुलिस की जिम्मेदारी भी तय होगी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी शुक्रवार की रात को लवाजमे के साथ दोबत्ती चौपाटी पहुंच गए। कोठारी मार्केट की दुकानों के साथ ही स्टेडियम मार्केट की दुकानों और उनके बाहर खड़े लोगों से पूछताछ की तो यहां बेवजह खड़े रहने वाले युवकों में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर होकर बचकर निकलते नजर आए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी कोठारी मार्केट में उस दुकान के सामने पहुंचे जहां पिछले दिनों 1 दर्जन लोगों को बलवे की योजना तैयार करते हुए पकड़ा था। साथ ही कोठारी मार्केट के अंदर खुले मैदान में चल रही चाय की दुकान पर बिना काम के बैठे और मोबाइल फोन चलाते हुए लोगों से पूछताछ की। मार्केट के बाहर खड़े वाहनों को यातायात अमले से उठवाकर वाहन में रखवाया। अग्रवाल बिल्डिंग के नीचे लगने वाली दुकान के बाहर फैलाई कुर्सियां और सामान को भी जब्त करवाया। एएसपी सुनील पाटीदार और सीएसपी हेमंत चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। सर शेयर का मूवमेंट किया है, किस मुद्दों को लेकर किया है? विगत कुछ दिनों से जो सार्वजनिक स्थलों पर आपसी लड़ाई झगड़े की गंभीर घटनाएं भी सामने आ रही थी। इस तरह की विगत 2-3 दिनों में कुछ उससे बड़ी घटनाएं भी घटित हुई हैं। इसलिए सभी थाना क्षेत्रों के सभी थाने के अधिकारी, थाने के कर्मचारी, सीएसपी, एडिशनल एसपी और मैं खुद भी और डीआई साहब भी इसमें भ्रमण किया है। और साथ में हमारा ये प्रयास है कि किसी तरह के जो सार्वजनिक स्थल हैं यहाँ पे आवारा तत्व फालतू ना खड़े रहें। कई बार उसमें खड़े रहने से आपसी वाद विवाद बढ़ता है और अनावश्यक रूप से कोई बड़ी घटना कारित हो जाती है। तो पूरा उद्देश्य वही है। आज की चेकिंग में कई जगह हम लोगों को 1-2 चाकू भी मिले हैं, पंच भी मिला है। कुछ अंडर एज जो लड़के हैं उनके परिजनों को भी बुलाया गया है। कुछ बिना नंबर के वाहन है या अनाधिकृत रूप से जो रोड में वाहन पार्किंग कर लेते हैं और जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। ऐसी सभी चीज़ों पर कार्रवाई की गई है और ये लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी और शाम से 7 से रात के 12 बजे तक ये कार्रवाई और प्रतिदिन अभी कई दिनों तक हम लोग करेंगे, जिससे कि आपराधिक तत्व जो हैं या फिर जो ऐसे तत्व हैं जो युवा पीढ़ी को साथ में लेके या बरगला रहे हैं या उनको अपने गलत संगत में लेके उनको बिगाड़ रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई लगातार हो सके और शहर का वातावरण जो है शांत हो सके। शहर की लगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। शहर की सड़कें पार्किंग के लिए उपयोग में आती है, जिससे सड़क हादसों का हर दिन जन्म होता है। इन सड़कों पर जब सरकारी गाड़ियां दौड़ती हैं और बीच सड़क पर ही खड़ी होती है, तब ऐसा लगता है नियम सरकारी अफसरों के लिए नहीं होते हैं। गुरुवार की शाम डालूमती बाजार में खड़ी भारत सरकार की 4 पहिया गाड़ी, जो कि रेलवे के डीएसटी का वाहन है, एक राहगीर के लिए काल बनकर आई। वाहन में डीएसटी साहब की पत्नी अर्चना जोनवाल सवार थीं, जो सरकारी वाहन से खरीदी करने आई थी। मैडम ने वाहन चालक की तरफ वाली साइड से वाहन का दरवाजा तेजी से खोला। उसी समय वहां से बाइक पर विजय घोटा गुजर रहे थे। वाहन का दरवाजा उनके सर पर लगा और वह घायल होकर नीचे गिर गए। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने से इंदौर रेफर कर दिया गया। शुक्रवार को बिना दबाव की कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन समाजजनों के साथ माणक चौक पुलिस थाने जाने के लिए चौमुखी पुल पर एकत्रित हुए थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने भारत सरकार के उस वाहन को जब्ती में ले लिया, जिससे आक्रोशित भीड़ थाने नहीं जा सकी। घायल विजय घोटा के भांजे गौरव गांधी ने बताया, रंगरेज रोड पर एक दुर्घटना हुई, जिसमें सरकारी विभाग की गाड़ी थी जिसमें भारत सरकार लिखा हुआ था। उसमें भारत सरकार के अधिकारी नहीं थे, पर घर के मेंबर थे। इसमें लेडीज़, जेंट्स, बच्चे जो भी थे वो लोग थे उसके अंदर। वो अपने पर्सनल काम के लिए आए थे। बिल्कुल संगनी जगह है, वहाँ पे भी वो वन वे होने के बाद भी वो उनकी प्रशासनिक गाड़ी लाते हैं और उससे टक्कर होने के कारण मेरे मामा जी श्री विजय जी घोटा की टक्कर हो गई, जिसके कारण आज इनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि ब्रेन डेड घोषित कर दिया है डॉक्टर ने। रतलाम से रेफर इंदौर किया था और इंदौर से वापस भेज दिया है कि आप रतलाम ले जाइए, इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इतनी हड्डियाँ टूटी है, तो ये क्या प्रशासन कहाँ ध्यान दे रहा है? इतना अतिक्रमण है पूरे बाजार में और प्रशासन की पूरी गाड़ियाँ हैं।
या प्रशासन की गाड़ियाँ इसलिए होती है कि उसका दुरुपयोग किया जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे मामा जी के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो और इस पे पूरा जो कार्रवाई की जा सकती हो ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्रवाई की जाए। अभी आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हो किस बात को लेके? हम इस बात के लिए इकट्ठा हुए थे कि जो भी कार्रवाई की जाए वो जेन्युइन की जाए, किसी प्रशासनिक दबाव पे ना की जाए, क्योंकि एक आदमी की मृत्यु हो रही है तो कृपया इसके लिए खाली पैसे के कारण किसी आदमी को दबाए ना जाए और जो भी कार्रवाई की जाए वो जेन्युइन की जाए। आपका नाम? मेरा नाम गौरव दत्त है। ये किस अधिकारी की गाड़ी थी, कुछ पता लगा? कौन से डिपार्टमेंट की थी? डिपार्टमेंट का मैं श्योर नहीं हूँ, पर जो मालूम पड़ी है वो डीआरएम साहब की गाड़ी थी। इसमें कौन बैठा हुआ था? डीआरएम के घर के कौन? डीआरएम के घर के बैठे हैं, मीना जी करके कुछ नाम बताया है लेडीज़ का, ड्राइवर था, उन्हीं की गाड़ी में वो लोग आरोग्य हॉस्पिटल ले गए। माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, वाहन जब्त कर लिया गया है, अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बताया जाता है कि शनिवार दोपहर करीब 2 बजे घायल हुए विजय घोटा का मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान निधन हो गया है। कल की है अपना डालू मोदी बाजार के पास एक कार से एक मोटरसाइकिल सवार की एक्सीडेंट हुआ, जिसको कि हेड इंजरी है। हेड इंजरी के बाद उन्हें यहाँ से इंदौर रेफर किया गया था। अभी इनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई, बट पुलिस द्वारा सूचना पर वैधानिक धाराओं पंजीकृत कर लिया गया है। कार पुलिस ने जब्त कर ली आरोपी रौनक में। कहते हैं जो नामुमकिन है वह मुमकिन है। सालों से जर्जर पड़ी डाट की पुलिया के अब ऐसे दिन फिरे कि अब डाट की पुलिया आकर्षण का केंद्र बन गई है, जो संभवतः सोमवार से अपनी फिर सेवाएं देने के लिए खोल दी जाएगी। सीमेंट कंक्रीट की नई सड़क वाली डाट की पुल से होकर जाने वालों को अब अंडर वाटर सुरंग के सफर में प्राकृतिक नजारों का एहसास होगा। पुल की अंदरूनी गोलाई पर की गई पेंटिंग से, जिसे समुद्र के अंदरूनी थीम पर बनाया गया है। इसके अलावा मंडल के प्राचीन धरोहर के साथ वंदे भारत ट्रेन समेत अन्य भी बनाए गए हैं। डाट की यह पुल 150 साल से ज्यादा पुरानी है। इससे होकर गुजर रही डामर की सड़क बार बार उखड़ जाती थी। इसका स्थायी समाधान करते हुए अब रेलवे ने सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनवा दी है। इसका काम ट्रैफिक रोककर 1 फरवरी को शुरू हुआ था। 1-2 दिन में डाट की पुलिया आम नागरिकों के लिए खोल दी जाएगी। इस पर 3,20,000 रुपए खर्च होना बताया जा रहा है। राज्य अतिथि सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज शुक्रवार शाम रतलाम पधारे। सर्किट हाउस पर नागरिकों व श्रद्धालुओं द्वारा महाराज जी का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया, आशीर्वाद प्राप्त किया एवं प्रवचन का लाभ लिया। सर्किट हाउस पर सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने कहा, हम किसी भी क्षेत्र से हों लेकिन पहले भारतवासी हैं। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी संस्कृति पर हमला किया है, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि हमें सनातन बोर्ड लाना है। 1 से 10 तक सनातन बोर्ड हो, इससे ही हमारे बच्चे पास हो। CBSE बोर्ड चलता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, रामचरितमानस पर भी विवाद उठा है, तब वह अवधी भाषा में था। देश काल पात्र 500 वर्ष पहले का था। रामायण काल में रथ चला करते थे, अब राफेल चलते हैं। अंतर तो है, मौलिक चीजें वही हैं, भौतिक चीजें बदल रही हैं। अपनी लंबित पड़ी मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बगीचे में धरना देकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं की मांग मानदेय बढ़ाने एवं भत्ता देने की है। इस मांग पर आशा कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर का आंदोलन किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया, बेटा किस बात को लेकर धरना दे? इसमें हमारी मांगों को लेकर हम धरना कर रहे हैं। आशाओं को जो 2,000 रुपये दिए जाते हैं वो बहुत कम पड़ते हैं, इसीलिए आशाएं सब हड़ताल करने के लिए उतारू हुई है। अगर आशाओं का पेमेंट अगर नहीं बढ़ता है तो वो
बिल्कुल 15 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। क्या मांगे आप? मांगे ये ही कि आंगनवाड़ी के साथ जो आरोग्य केंद्र है वह अलग दिया जाए और आशाओं को 10,000 रुपये मानदेय फिक्स किया जाए और 5,000 का इंसेंटिव फिक्स किया जाए। आशा सुपरवाइज़र को 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए और 300 रुपये भत्ता दिया जाए, ताकि उनको आना जाना में खर्चा बहुत होता है, तो उनका ये 300 रुपये की भी मांग पूरी की जाए। आपका नाम है? मेरा नाम मंजू जाट है, मैं जिलाध्यक्ष गाँव माननखेड़ा से। मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। हमको आशा कार्यकर्ता के पद पे पदस्थ है, मेरे को 13 साल हो गए हैं। बहुत परेशानी आती है हमको। कम पैसों में क्या, पैसे तो नाम मात्र दिए जाते हैं। जितना हमको काम दिया जाता है उससे एक चवन्नी भर भी हमको पैसा नहीं मिलता है। जब हमको मंथली जो पैसा मिलता है, हमको मानदेय पुरस्कार मिलता है, वो भी टुकड़ों में हमको वो पैसा मिलता है क्या। और उसके बाद हमको जब डिलीवरी कराते तो रसीदों के लिए दौड़ना पड़ता है। आज गए, आज नहीं मिलेगा, आज ड्रेस में नहीं गए, आज ड्रेस में नहीं आए हो, आज आपका कार्ड नहीं लाए हो, तो हमारा जो पहले 300 था उसमें से तो हमको सिर्फ 100 रुपये मिलते थे कभी कभी, तो अब 600 हो गए, उसमें से भी सिर्फ 200 रुपये मिलते हैं। ये देखो, आने जाने का किराया होता है, पूरा दिन खराब होता है, हमको बहुत ही परेशानी। और आयुष्मान में हमने सहयोग करा था, कोविड में भी करा था। हमको बोला था कि आपको पेमेंट पैसा मिलेगा, मतलब 10,000 रुपये मिलेंगे, पर अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमने जो काम किया उसका श्रेय तो हमारी एनएम ले गए, हमसे जो बड़े अधिकारी है वो ले गए और काम हमसे ले लिया बदुआ मजदूर की तरह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हम ये निवेदन करना चाहते हैं, हमको परमानेंट करो, ताकि हमको परमानेंट करो, फिक्स मानदेय हो जाए और हमारे बच्चे और हम थोड़ा संतुष्टि से जी तो पाए। 2000 में क्या होता है, टाइम हमारा फिक्स भी नहीं है, कोई जाने का फिक्स नहीं है, आने का फिक्स नहीं है। मुख्यमंत्री से हम ये निवेदन करना चाहते हैं सभी आशा कार्यकर्ता कि जिससे हमारे जो निर्देश, मतलब एक समय नहीं है कार्य करने का, 24 घंटे कभी भी फोन आ जाता है, हम उठ के जाते हैं। तो जैसे हमारा निर्धारित समय नहीं है, उसी तरह हमें भी फिक्स मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम भी परेशान हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को छोड़कर किसी भी समय, जिस समय मतलब आता है फोन, डिलीवरी वाली का आ जाता है, चाहे घर के सर्वे भी हमसे करवाए जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के सारे सर्वे हम ही करते हैं। तो ये सर्वे करना, सारे काम हम मात्र रीढ़ की हड्डी माना गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आशा कार्यकर्ता, बल्कि नाम दे दिया है रीढ़ की हड्डी, नाम मात्र दे दिया है, बाकी और हमको माना कुछ नहीं जाता है। हमारा कोई मान है ना कोई सम्मान है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 7773038880 074123562